हेलो दोस्तों। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था केवल दो ही चीजें असीमित हैं। पहला ब्रह्मांड और दूसरा मानवीय मूर्खता। जी हाँ, मानवीय मूर्खता की ओर से मैं आपको रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा जो उनकी लाइफ में उन्होंने 6 ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी गलतियां की, उनकी पूरी पूरी स्टोरी जो कि मैं आपको कैसे पाए व्यापार में जादुई सफलता बुक से, जिसके ऑथर डोनाल्ड जे ट्रम्प और रॉबर्ट टी कियोसाकी दोनों के द्वारा मिलकर लिखी गई पुस्तक है, उसके अंदर मैं आपको रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा उन्होंने अपनी लाइफ में कौन कौन सी मूर्खता भरी काम करे उसके रिगार्डिंग ऐसी 6 कहानी आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपको आपकी अपनी लाइफ में उससे आपको सीखने को मिलेगा और आप शायद में भी वो गलतियां ना दोहराएं। और जैसा कि बुक कैसे पाए व्यापार में जादुई सफलता, ये एक बिजनेस के रिगार्डिंग बुक है। इसके अंदर आपको आपके हाथ में 5 उंगलियां, जी हाँ, पहला थंब, दूसरा इंडेक्स फिंगर, तीसरा मिडिल फिंगर, चौथा इंडेक्स फिंगर और पांचवा रिंग फिंगर। इन फिंगर्स के अंदर आपको 5 बिजनेस लेसन्स बताए गए हैं जो कि आपको आपके बिजनेस में आपके पास होने ही चाहिए। जो कि मैं आपको जो 6 कहानी बताने जा रहा हूँ वो आपको पहले अंगूठे की ओर दिखाता है। जी हाँ, पहला अंगूठा थंब जो कि आपको आपके कैरेक्टर को दर्शाता है। और उसी के अंदर से मैं आपको ये रॉबर्ट टी कियोसाकी की 6 स्टोरी जो कि आपको बताने वाला हूँ। और प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला बढ़ाते रहें, जिससे कि मैं भी आपके लिए ऐसी रेगुलर कंटेंट लाता रहूँ। तो पहली स्टोरी आती है एक मूर्ख और उसका धन। जैसा कि बहुत से लोगों को पता है कि उद्यमी का सबसे बड़ा गुण, जो कि एक एंटरप्रेन्योर होता है, उनका सबसे बड़ा गुण होता है उनके प्रोडक्ट और उनकी सेवाओं को बेचना, कि कैसे उनकी सेल्स हुए और उनकी इनकम बढ़े। और जैसा कि रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने रिच डैड से सलाह मशवरा किया था और उन्होंने 26 साल की उम्र में ही जेरोक्स कंपनी में नौकरी करने लगे। जी हाँ, ऐसा इसलिए नहीं कि उनको जेरोक्स कंपनी की मशीनें पसंद थी, बिल्कुल नहीं, लेकिन जैसा कि उसमें जेरोक्स कंपनी में सेल्स की जो ट्रेनिंग होती थी वो काफ़ी बेहद अच्छी होती थी। और उनके रिच डैड ने उनको कहा था कि आपको अपने प्रोडक्ट को बेचने आना चाहिए, तो इसीलिए वो उस जेरोक्स कंपनी में शामिल हुए और उनको सेल्स की ट्रेनिंग मिलनी स्टार्ट हो गई। और लगभग 3 साल के अंदर वो एक अच्छे खासे सेल्स एजेंट बन गए थे और थोड़ा बहुत पैसा उन्होंने कमाना भी शुरू कर दिया था। और 1974 और 1976 के बीच उन्होंने पूरे $27,000 कमाए थे। जी हाँ, ये रकम उस समय के लिए बहुत बड़ी रकम थी, जिससे कि वे अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन वो कहावत है ना, एक बेवकूफ़ व्यक्ति और उसका धन ज़्यादा देर एक साथ नहीं रह सकते। जी हाँ, वो बेवकूफ़ और कोई नहीं, वो रॉबर्ट टी कियोसाकी थे, जिनसे उनका धन कुछ ही समय बाद उनसे अलग हो गया। दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो गए। वो एक दिन उनके दोस्त ने उन्हें फ़ोन किया और उनसे पूछा कि क्या वह उसकी कंपनी में निवेश कर सकता है। और उसने उसको आश्वस्त किया कि उसे 1 महीने बाद उसके जितने भी पैसे देगा उसके 20% ब्याज के साथ उसका धन वापस मिल जाएगा। और जैसा कि उनका मित्र जॉन एक बहुत ही सफल व्यवसायी था, बिजनेसमैन था, इसलिए वह उसके एक बुद्धिमानी और सफल व्यक्ति समझता था और मानता था कि वह पूंजी की 30 दिन तक ठीक से देखभाल करेगा। और उसने अपने निवेश के लिए पैसे उसको सौंप दिए और उसने उसे एक शपथ पत्र थमा दिया कि 1 महीने बाद वह उसको पैसे लौटा देगा। अब जैसा कि 1 महीने हो गया, अब 1 महीने के बाद जॉन को $27,000 और $5400 ब्याज के उसे लौटाने थे। अब जैसा कि आप भी अनुमान लगा सकते हो कि क्या हुआ होगा। जी हाँ, उन्होंने उसको पैसे देने से मना कर दिया और उसके पास पैसे थे ही नहीं। उसने इस सारे घपले का दोष अपने सीपीए के ऊपर, जी हाँ, उसका वो सार्वजनिक अकाउंटेंट था, उसने अपना सारा सारा का सारा दोष स्टैनली के ऊपर मर दिया। जॉन ने उसे बताया कि स्टैनली को और माल खरीदने के लिए कहा था, लेकिन उसने खुदरा ग्राहकों को उसने बताया, जॉन ने रॉबर्ट टी कियोसाकी को बताया कि उन्होंने स्टैनली को बोला था कि वो माल खरीदे ताकि और भी कस्टमर तक उनको भेजा जा सके और कुछ पैसे उनके पास आए। लेकिन स्टैनली ने ऐसा नहीं किया, उसने पुराने बिलों का भुगतान कर दिया। और स्टैनली ने उस प्रोडक्ट को खरीदे होते तो शायद उनके पास कुछ पैसे आ सकते थे जिससे कि उनको पैसा लौटाया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से जॉन ने स्पष्टीकरण दिया उसकी व्यवसायिक समझ को दर्शाता था, लेकिन उसके मन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जी हाँ, रॉबर्ट टी कियोसाकी को बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आई।
उसके इस स्पष्टीकरण में रॉबर्ट कियोसाकी को कुछ कहना चाहिए था, लेकिन उनकी जुबान पर तो लगाम लग चुका था, मानो उसको इस कहानी पर विश्वास कर लिया हो, क्योंकि उन्हें उस पर विश्वास करने की ज़रूरत थी और वे जॉन पर विश्वास करना चाहते थे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात कचोटती थी। लेकिन उन्हें पता था कि उनको पैसे वापस लेने हैं तो उनको विश्वास करना ही होगा, और उन्हें एक डर भी था कि उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन को मान लिया कि उसके दोस्त उसके पैसे लौटाएगा। और जैसा कि स्पष्ट था कि वह अपने सीपीए स्टैनली को रिच डैड के सबक के बारे में कुछ नहीं जानता था। जी हाँ, रिच डैड के बारे में आपने सुना ही होगा, जो कि उनके रिच डैड थे। अगर आपको इनके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है तो आप मेरी रिच डैड पुअर डैड वाली सीरीज को देख सकते हैं, जो कि आपको लिंक में या प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। आप उसको देखें, जिससे कि आपको उसमें थोड़ी सी और स्पष्टीकरण होगी कि आपकी रिच डैड कौन है, उनके कौन कौन से सबक हैं। अब हम आ जाते हैं स्टैनली के ऊपर। स्टैनली अंधेरे में नहीं था, बहुत से लोग वही करते हैं जो स्टैनली ने किया था। वे धन के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, इसके बाद वे अपने बिलों का भुगतान करते हैं और जो पैसा उनको पास बच जाता है उसे वे जोड़ते रहते हैं। यही कारण है कि लोग एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक जीते रहते हैं। बिजनेस को यह अवश्य पता होना चाहिए कि अधिक पूंजी कमाने के लिए उसे कैसे खर्च करना चाहिए। जी हाँ, यानी कि उनको मार्केटिंग में, सेल्स प्रशिक्षण में और कई जगह पे अपने पैसे को खर्च करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग जब आप उनके बिजनेस में उनकी सेल्स कम हो रही होती है तो सारा पैसा मार्केटिंग से निकाल लेते हैं कि मार्केटिंग से पैसे बचाओ और इधर उधर लगाओ। आप लोग खुद सोचो कि आपका बिजनेस अगर नहीं हो रही है, आपके बिजनेस नहीं आ रहे, आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे, इट मीन्स आपकी मार्केटिंग कम है, मार्केटिंग की वजह से आपके पास लोग नहीं आ रहे। तो प्लीज़ आप लोग मार्केटिंग में और पैसे इन्वेस्ट करो, जिससे कि आपके पास और कस्टमर्स आए और आपकी सेल्स और बढ़े। अब हम चलते हैं दूसरी स्टोरी की ओर। जी हाँ, इतिहास की पुनरावृत्ति, की हिस्ट्री को दोबारा से दोहराया जाता है। वो कैसे दोहराया जाता है मैं आपको बताता हूँ। जब रॉबर्ट कियोसाकी ने पूछा कि उनका धन, उनका पैसा वापस कैसे मिलेगा, तो जॉन ने इसके लिए एक ही रास्ता सुझाया कि उसे और पैसा दिया जाए। जी हाँ, मतलब एक तो उन्होंने $27,000 उनको दे चुके हैं, अब उन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी को कहा कि मेरे को बिजनेस में पैसे कमाने हैं, तो इसके लिए प्लीज़ मेरे को और पैसा ला के दो, फिर मैं आपको सूद समेत आपको पैसे वापस दूंगा। और जैसा कि आपको पता है क्या हुआ होगा। जी हाँ, अगले 3 महीने के अंदर उन्होंने जॉन को जूझते हुए बिजनेस के बचाने के लिए अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, इधर उधर से कहीं से भी जोड़ तोड़ के उन्होंने $50,000 से भी अधिक की राशि जुटाई और अपने दोस्त को दे दिया, और वह सारी की सारी राशि उन्होंने दे दी। अब आपको भी पता है कि आगे क्या हुआ होगा। जी हाँ, जॉन ने वह सारे की सारी राशि एक ही झटके में खर्च कर दी। जी हाँ, प्रश्न ये है कि आप ये राशि कैसे जुटाते हैं। खर्च कर दिया, उन्होंने सारे के सारे पैसे एक झटके में खर्च कर दिए, जो कि पीछे का है तो थोड़ा सा देख लें। यहाँ से मैं अब आगे कर रहा हूँ। जैसा कि अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि उन्होंने ये $50,000 से भी अधिक की राशि कैसे जुटाई। जी हाँ, इसके अंदर भी आपके लिए एक लेसन है। लेसन सिंपल सा यही है कि उन्होंने पैसे कैसे जुटाए। जी हाँ, उनको जीरोक्स कंपनी में सेल्स के टाइम में उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो 100 कॉल्स करेंगे। 100 कॉल में से मुश्किल से 10 लोग हैं जो कि 10 कॉल्स हैं जो बनेंगे, और 10 कॉल में से कोई एक है जो आपके सेल्स के लिए जागृत होगा। और सेम यही प्रोसेस रॉबर्ट कियोसाकी ने जॉन के धन को जुटाने के लिए उन्होंने एक सीधा सा एक बिजनेस योजना बनाई, और उसी योजना के अनुसार वो अपने सभी दोस्तों के पास जा जाके उन्होंने उस बिजनेस के बारे में बताया, और वहाँ से उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। लेकिन आपको पता है कि जॉन ने सारे पैसे एक ही हफ्ते में, एक ही झटके में खर्च कर दिए। और उस समय रॉबर्ट कियोसाकी बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे। उन्हें ये नहीं पता था कि एक बेकार कंपनी, एक बेकार बिजनेस में कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करना, उसके लिए पैसे जुटाना एक बेवकूफ़ी भरा कार्य है। और वे अनजाने में ही और जो उनके इन्वेस्टर्स से उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे थे, उनको धोखाधड़ी से बिजनेस में लेके आ रहे थे, उनसे पैसे उगा रहे थे। अब हम आते हैं उनकी तीसरी स्टोरी के ऊपर। तीसरी स्टोरी, जी हाँ, उसमें तीसरी स्टोरी है हमारी निवेशक मंडल में शामिल होना, मतलब कि इन्वेस्टर की मंडली में शामिल होना। और जैसा कि आपको पता है कि एक बेवकूफ़ आदमी की तरह उन्होंने फिर से जॉन से पूछा कि उसको उसका पैसा वापस कैसे मिलेगा, और उसके पैसे वापस लेने के लिए वह उसकी क्या मदद कर सकता है। और उसने जैसा कि
जिस तरह से उससे पूछा, अब आपको पता है कि जॉन ने क्या कहा होगा। जी हाँ, जॉन ने उनसे यही कहा कि उनका पैसा वापस पाने के लिए या तो वह उस कंपनी को, उसकी कंपनी में उसके सहायक बने, उसके इन्वेस्टर बने, या फिर उस कंपनी के लिए काम करें। और इस प्रकार आपको ही पता है कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया होगा। उन्होंने उनकी कंपनी के लिए काम करना ही डिसीजन लिया, और वो जेरोक्स में दिन में काम करते थे और रात के में उनके बिजनेस को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते थे। अब वो 24 घंटे सातों दिन रेगुलर मेहनत करते थे, गधे की तरह काम करते रहते थे, करते रहते थे। जी हाँ, किसी काम में लगाए गए आपके श्रम के घंटे अथवा फ्री में काम करने के घंटे आपकी सफलता के स्तर को भी निर्धारित करते हैं। जी हाँ, अब हम आते हैं स्टोरी नंबर 4 की तरफ, निराशा की एक झलक। जी हाँ, सारा धन गंवाने के बाद जॉन स्टैनली और रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत निराश थे, और यह उस समय की बात थी जब नायलॉन और वेल्फ्रो के पर्स बनाने के विचार उनके दिमाग में आया ही था। क्योंकि हम अक्सर समुद्री यात्रा व समुद्र में सर्फिंग करते रहते हैं, इसलिए हम पहले ही नायलॉन से बने पर्स इस्तेमाल करते थे और स्वयं नाव के पुराने पाल की सिलाई करके पर्स बनाने का काम उन्होंने आरंभ किया। जॉन के विचार में ये पर्स लोगों को बहुत पसंद आने वाले थे और उनकी अच्छी खासी बिक्री होने वाली थी, और उन्होंने पूरा अनुमान लगा रखा था और उन्हें पूरा विश्वास था कि नायलॉन के ये पर्स एक ऐसा उत्पाद बनेगा जो कि अच्छा सिद्ध होगा, उनकी कंपनी को बचा भी सकती है। हालांकि रॉबर्ट टी कियोसाकी के विचार जॉन से अलग थे, फिर भी उन्होंने इस व्यवसाय की योजना पर काम शुरू कर दिया और जल्द ही उन्होंने नायलॉन के पर्स बनाने के व्यवसाय में पहले व्यक्ति बन गए, और इस अनुभव का उन्हें सबसे बड़ा लाभ हुआ। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक नए उत्पाद को डिज़ाइन किया और उसकी पैकेजिंग करना, उसकी मार्केटिंग करना उन्होंने पहले ही सीख रखा था, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से उनकी पैकेजिंग करी और उनकी काफ़ी अच्छे से मार्केटिंग भी करी। लेकिन यह सब उनके लिए बहुत ही महंगा था, लेकिन निश्चित रूप से ये उनके लिए हानि उठाने के बाद अक्ल देने वाला और बहुत अनमोल भी था। भले ही रॉबर्ट टी कियोसाकी इस सब को फिर से अनुभव नहीं करना चाहते, लेकिन इस भयानक अनुभव ने उनके कैश फ्लो में अवश्य वृद्धि कर दी, जिसके आज भी बड़े पेशेंस के साथ अपनी इनकम को उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन जॉन का विचार बिल्कुल ही गलत था। नायलॉन पर्स का व्यापार बहुत शानदार नहीं था, जैसा कि उसने कहा। जी हाँ, अब हम आगे चलते हैं उनकी 5वीं स्टोरी, तनाव और उनका भय। जी हाँ, जॉन के हिसाब से उनका जो नायलॉन पर्स का बिजनेस था वो कुछ खास नहीं था उसके हिसाब से, और वो कहते हैं कि हमारे सर पे पहले से बहुत ज़्यादा कर्ज है, बहुत सारे हमने उधार ले रखे हैं और हम बहुत तेज़ी से टूटने की कगार पे हैं। और इस घोर निराशा के दौर में उन्होंने जॉन और स्टैनली को एक नए उत्पाद, जी हाँ नायलॉन उत्पाद का विचार दिया। इस बार उस उत्पाद के सारी डिज़ाइनिंग, सारा काम उन्होंने खुद किया, और जॉन और स्टैनली समुद्र में नौका चलाने और सर्फिंग करने के शौकीन थे। मुझे दौड़ना पसंद था। धावकों के पास जो कि वहाँ पे दौड़ते थे, उनके साथ समस्या यही रहती थी कि दौड़ते समय वे अपनी चाबियाँ, अपने पहचान पत्र, अपने आईडी कार्ड वो सारी कहाँ रखते। इसलिए उन्होंने दौड़ने वालों के लिए निकरों में जेब नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने जूतों में ही एक जुराब बनाई और उसी के अंदर एक पर्स डाला, जिससे कि उनकी चाबियाँ, उनके छोटे मोटे आईडी कार्ड वो सारे जूते के फीते के अंदर ही साथ साथ बांधा जा सके। अब उन्होंने अपने क्रेडिट कार्डों की अधिकतम सीमा का इस्तेमाल करके न्यूयॉर्क के खेल सामग्री प्रदर्शनी में दौड़ने वालों के लिए अपने रिपर शू पैकेट को प्रदर्शन के लिए उतारा। और आप विश्वास करें या नहीं करें, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट था वो नई खेल सामग्री उद्योग में वर्ष का सबसे लोकप्रिय और नया प्रोडक्ट बन चुका था। और वह इतना लोकप्रिय बन चुका था कि रिपर शू पॉकेट का रनर्स वर्ल्ड, प्ले बॉय और जेंटलमैन्स क्वार्टी जैसे मैगजीन्स में भी उनका नाम आने लगा था। लेकिन इंटरप्रेन्योर का तनाव और भय से निपटना अवश्य सीखना चाहिए। जी हाँ, जितने भी इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी अपने इंटरप्रेन्योर्स बनने की चाह रखते हैं, उनको पेशेंस और उनके तनाव, स्ट्रेस को कैसे न कैसे डील करना उन्हें आना ही चाहिए। जी हाँ, इन सब का सिंपल सा अर्थ बोलूँ, सिंपल से वर्ड में समझाऊँ तो एक इंटरप्रेन्योर का मतलब ही यही होता है कि उनकी व्यवसाय की प्रगति तभी होगी जब उस इंटरप्रेन्योर की प्रगति होगी, मतलब कि उस इंटरप्रेन्योर का हौसला बढ़ेगा, उनकी डेडिकेशन बढ़ेगी, उनके भय और इन सब चीज़ों के समझने की इच्छा बढ़ेगी, तो ही जाके उसके बिजनेस की प्रगति बढ़ सकती है। एंड लास्ट कहानी स्टोरी आती है इसी के बाद। जी हाँ, बैग को पकड़ना।
अब जल्द ही आपको पता है कि नायलॉन पर्स के जो उनकी बिजनेस था वो काफ़ी अच्छी प्रगति पे चल रहा था और एक अच्छा बिजनेस बन चुका था। लेकिन उनके बिजनेस बनने के बाद, उनकी सेल्स बढ़ने के बाद भी उनका जो कैश फ्लो था वो काफ़ी स्लो आ रहा था। मतलब कि वो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री कर तो रहे थे, लेकिन जो उनके पास जो पैसा रिटर्न आना था वो लेट आता था। अब आप खुद सोचो कि कहाँ कहीं पे अगर आपके पास रॉ मटेरियल, मेंटेनेंस, लेबर कॉस्ट, इन सब को मिला के अगर 1 लाख रुपए खर्च होते हैं और आपके पास बाहर से जो आपने पैसे दिए हैं, जो आपने प्रोडक्ट बाहर दिया, उसकी जो कैश फ्लो वो अंदर 1 लाख की जगह आपके पास 70-80 हज़ार रुपये आता, तो फिर भी आप 20 हज़ार रुपये माइनस। आप ये देखते हो कि आपकी सेल 1 लाख की हो गई, लेकिन आपके पास पैसा कितना रिटर्न आ रहा है आप वो चीज़ नहीं देख पाते हो, और इसी वजह से आपका बिजनेस डूबने लगता है और आपको पता भी नहीं चलता। और यही सेम उनके बिजनेस के साथ भी हुआ, और लास्ट में उनके बिजनेस को काफ़ी हद तक पैसे की आवश्यकता थी, रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी। तो उनके फ्रेंड जॉन ने उनको कहा कि वो कहीं से भी लाके उनको $1 लाख लाके दे। फिर भी रॉबर्ट कियोसाकी ने कैसे न कैसे इधर उधर से ले दे के दोस्तों से मना होना की उन्होंने $1 लाख इकट्ठा किए और स्टैनली को दिया। और बिजनेस के सिलसिले में वो किसी और देश में अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए गए हुए थे। जैसे वो अगले किसी और शहर में प्रोडक्ट के प्रचार के लिए पहुंचे और उनके प्रोडक्ट को वहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट किया, और जैसे ही उन्होंने स्टैनली को फ़ोन किया कि हमारे प्रोडक्ट का सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है, लेकिन उधर से स्टैनली ने उनको फ़ोन पे बताया कि उनका जो फ्रेंड जॉन है वो 1 लाख रुपए लेके वो वहाँ से रफू चक्कर हो चुका है और उनकी कंपनी डूबने वाली है और वो बर्बाद होने वाले हैं। ये सुन के उनके हाथ में जो बैग था वो वैसे के वैसी वो थामे रहे और वहीं पे वहीं आराम से जाके बैठ गए। जी हाँ, उनके रिश्तेदार ने भी उनको बताया था कि उनके जो दोस्त हैं वो अच्छे नहीं, वो घपलेबाज हैं, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं सुनी और उन्हें लास्ट में उनको बिजनेस भी बंद करना पड़ा और वो होटल के कमरे में अकेले बैठे रहे और अपने रिच डैड के शब्दों पर विचार कर रहे थे कि उन्होंने कहा था कि उनके जो दोस्त हैं वो अच्छे बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी थी और ये बेवकूफ़ी वो कर चुके थे। आई होप आपको इनकी 6 स्टोरी से आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा और आप भी मे बी आने वाले टाइम में ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे। और जैसा कि उनके द्वारा उन्होंने कुछ, तो आई होप आपको रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा ये 6 स्टोरी आपको कुछ न कुछ लर्निंग्स देगी और आप भी शायद मे बी अपने बिजनेस में ऐसे धोखे ना खाओ। और इसके अगले पार्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करें। इसका जो अगला पार्ट है वो इंडेक्स फिंगर के ऊपर है, जो कि ध्यान केंद्रित करना, मतलब कि कैसे हम लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। इसके रिगार्डिंग रॉबर्ट टी कियोसाकी और डोनाल्ड जे ट्रम्प के द्वारा ऐसी कौन कौन सी विशेष चीज़ें हैं जिससे आप यूज़ करके आप भी अपने बिजनेस में लोगों का ध्यान खींच सकते हैं, उससे अगले पार्ट में हम जरूर सीखेंगे। उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।